Good morning, students. I am Garima from your SST teacher. Today I will start a new chapter, chapter number 21, Governing Ourselves. इसका मीनिंग है हम अपने देश को किस तरीके से चलाते हैं. गवर्निंग माने चलाना, ourselves माने हम अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको किस तरीके से चलाती हैं. इस लेसन में हम इन टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे. तो लेट बी स्टार्ट. What we are going to study in this chapter? First of all, introduction, central union government, Lok Sabha, Rajya Sabha, the president, forming the government, the state government, union territories, the judiciary. तो इन टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन ओपन योर SST बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. तो लेट बी स्टार्ट. इस चैप्टर में हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर इसमें आते हैं. इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट ये सभी इसके अंदर आते हैं. भारत का संविधान है, उसमें केंद्र में क्या है, क्या चीज़ें नई नई आई हैं, इंक्लूड हुई हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज एज ऑन 2021. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर गवर्नमेंट एट द central government and a government in each state level, state government to govern the country in a proper way. देखो इंडिया को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट में और 9 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर. ओके, यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं बेटा? केंद्रीय शासित प्रदेश. ठीक है, स्टेट्स आपको पता ही है क्या होते हैं. तो डिवाइडेड किया गया है इनको. 28 तो स्टेट्स हैं हमारे, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू 2021. इसमें 2020 दिया हुआ है, 2021 के अकॉर्डिंग 29 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. हमारे जो संविधान है इंडिया का, उसने प्रोवाइड की है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड की है. और हर गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है. तो वो जो शासन करती है पूरी कंट्री पे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से वर्क चलता है हर स्टेट के अंदर. द पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो करती है या स्टेट गवर्नमेंट जो करती है, उसके बारे में, उनकी पावर्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी रिटन है. तो उसी के अकॉर्डिंग सारे जितने भी वर्क होते हैं गवर्नमेंट वाले, स्टेट गवर्नमेंट जो करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अकॉर्डिंग वर्क करती है. फॉर एग्जांपल, सेफ गार्डिंग डिफेंडिंग द कंट्री इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या बनती हैं कि जो हमारी कंट्री में जो सेफ गार्डिंग है, जो डिफेंडिंग है, बचाव का तरीका है, जो बचाव कार्य किए जाते हैं, वो किसके अंडर आते हैं? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. ओके, and all looking after the matter of a state like law and order within a state in the responsibilities of the state government. और देखिए जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं, जो हम देखते हैं मैटर्स अपनी स्टेट के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं हमारी, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? हमारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड हेल्प टू द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन इन नीडेड. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प जब करती है, जब स्टेट गवर्नमेंट को उनकी मदद की ज़रूरत होती है. अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर. हमारा सेकंड पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा केंद्रीय सरकार जिसको बोलते हैं हम, या फिर संघ सरकार हम जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ फॉर द कंट्री. केंद्र सरकार या संघ सरकार के पास देश के लिए कानून बनाने की पावर है. द लॉ मेकिंग बॉडीज इज नोन एज द पार्लियामेंट. कानून बनाने वाली संस्था को संसद के रूप में माना जाता है. पार्लियामेंट क्या होती है? संसद. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. संसद में भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं. हाउसेस कहते हैं बेटा सदन को, होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. अब आते हैं हमने फर्स्ट पॉइंट पर, जो हमने सदनों की बात की है.
पहला जो सदन आता है, जो पहला हाउस हमारा आता है, वो आता है लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इस सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लॉ होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, लॉज होते हैं, वो सारे किसके अंदर होते हैं, लोकसभा के अंदर बनाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्टली जो हम कॉमन पीपल्स हैं वो उनको इलेक्ट करके, वोटिंग करके बनाते हैं। Thus it is known as the हाउस ऑफ द पीपल। तभी वो उस सदन के लोग माने जाते हैं। पीपल की यहाँ पर बात हो रही है जो हाउस के सदन के अंदर हैं, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर होता है वहाँ पर, जो स्पीकर होता है लोकसभा के अंदर, वो इलेक्टेड होता है, जो उसके मेंबर होते हैं ना लोकसभा के अंदर, उनके द्वारा इलेक्ट करके, वोटिंग करके वो चुना जाता है स्पीकर। द स्पीकर गाइड्स द प्रोसीडिंग इन द लोकसभा। स्पीकर ही गाइड करता है, जो भी प्रोसेस चलता है लोकसभा के अंदर, जो भी बातें होती हैं लोकसभा के अंदर, वो स्पीकर ही गाइड करता है उन सबको। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो केवल 5 साल के लिए वैध माने जाते हैं, 5 साल के अंडर वर्क करते हैं वो लोग। द होल कंट्री इज डिवाइडेड इंटू एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो हमारी इंडिया है, जो हमारी पूरी कंट्री है, डिवाइड किया गया है एरियाज़ को, किसमें, निर्वाचन क्षेत्र में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। जिस कैंडिडेट को सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, वो निर्वाचन क्षेत्र में डिक्लेयर हो जाता है मेंबर ऑफ द लोकसभा का, ठीक है। वो ही भी हो सकता है, ये शी भी हो सकता है। इज देन कॉल्ड एट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तभी उसको मेंबर माना जाता है, पार्लियामेंट का, सदन का मेंबर तभी माना जाता है जब उसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं। लोकसभा कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। लोकसभा के अंदर मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं। एनी इंडियन सिटीजन हु इज़ अबव 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। जो व्यक्ति इंडिया का रहने वाला है, इंडियन सिटीज़न है, जो 15 साल से ऊपर, 25 साल से ऊपर की एज वाला व्यक्ति है, वही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा के जो मेंबर की इलेक्शन होते हैं। एनी इंडियन सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो होते हैं हमारे, जो सिंपल इलेक्शंस होते हैं, उसमें वही इंडियन सिटीज़न वोटिंग कर सकता है जो या तो 18 ईयर्स का हो या उससे ज़्यादा एज का हो। ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो हम सदनों की बात कर रहे हैं, जो सभाओं की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी लोकसभा हो गई, सेकंड हमारी राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम जानते हैं, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये अपर हाउस माना जाता है सदन के ऊपरी, संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो राज्यसभा के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उसमें वो डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं वहाँ के मेंबर के लिए, बट दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट वो मेंबर्स किसके लिए इलेक्ट कर सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाएं होती हैं बेटा, तो विधानसभाओं के लिए ही वो इलेक्ट कर सकते हैं जो मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं। अब देखो, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 500 कुछ समथिंग होते हैं, और जो राज्यसभा में होते हैं 250 मेंबर्स होते हैं। 238 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय द मेंबर, जो इलेक्ट वहाँ के जो लोग, राज्यसभा के जो लोग हैं उनके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट से, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उनसे डायरेक्ट नॉमिनेटेड होकर आते हैं वो। द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज़ 6 ईयर। टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल, तो जो मेंबर्स का कार्यकाल होता है राज्यसभा के अंदर वो 6 ईयर्स का होता है, जबकि लोकसभा में 5 ईयर्स का होता है। ओके, अंतर दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स, दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर।
कई बार 1/3 ऑफ मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, उनको रिटायर कर दिया जाता है 2 ईयर्स के अंदर ही। 6 ईयर्स का पीरियड होता है, बट उनको कई बार 2 ईयर्स में भी रिटायर कर दिया जाता है और नए मेंबर से उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, जो चेयरमैन होता है लोकसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारी इंडिया का। अब आते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट पर, द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया का उसको हेड ऑफ द कंट्री हम बोलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे बनते हैं, या तो वो इलेक्टेड किए जाते हैं, मतलब या तो नहीं, वो इलेक्टेड किए जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए कर वोटिंग करके प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे इंडिया के। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होता है, जो वर्क करते हैं, वो केवल 5 ईयर्स तक करते हैं। आप देख सकते हैं, आपको एक मैंने लिस्ट दिखाई है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी वो। तो ये प्रेसिडेंट हैं, इनका आपको पीरियड भी पता है, कितने ईयर्स से इन्होंने, कितने ईयर पर इन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली है, प्रेसिडेंट बने और कब तक वो बने। तो लास्ट में हमारे रामनाथ कोविंद हैं, लास्ट वाले जो अभी तक चल रहे हैं। ओके, प्रेसिडेंट हैं ये हमारे सारे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को कैसे बनाते हैं, मतलब सरकार बनाना किस तरीके से बनाई जाती है सरकार। इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया जो है भाई हर तरह का पार्टी का मेंबर है, इसमें मल्टी पार्टी इसलिए बोलते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी। इसी तरीके से हमारे जनतंत्र का ये एक अलग फीचर है। डेमोक्रेसी जनतंत्र को बोलते हैं, इन्हें डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को भी बोलते हैं। इन्हें डेमोक्रेसी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेटेड देयर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एंड पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। देखो हमारी डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, इसके अंदर हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही, साथ ही उनको नॉमिनेट किया जाता है कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए। पीपल वोट करते हैं उनको, और रिप्रेजेंटेटिव किसके तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो सदन के अंदर वर्क करते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा हैं, उनके अंदर पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए वो हमारे जो पीपल हैं, सिंपल जो सिटीजन्स हैं, उनको भी हम इलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं मैक्सिमम लोगों को कैंडिडेट बनाती हैं इलेक्ट करने के लिए, जिससे कि वो अपनी एक सरकार अलग से बना सकें। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द लीडर ऑफ दिस पार्टी। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं लीडर, इस पार्टी के जो लीडर को वो अपॉइंट करते हैं। जो भी पार्टी होती है विन करती है वो पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर, तभी प्राइम मिनिस्टर बनता है। जो विन करती है ना पार्टी, इसमें वही अपनी एक अलग सरकार बना ली है। फिर उनका जो एक मेन मेंबर, सबसे बड़ा जो मेंबर होगा, उसको खड़ा करते हैं, उसके अंडर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो जब वो जीत जाता है ना, विन कर जाता है, तभी उसको वाइस मिनिस्टर बना दिया जाता, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ओके, ही या शी देन फॉर्म द यूनियन कैबिनेट दैट कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। या तो वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय बनता है, मंत्रिमंडल बनता है, जिसमें मंत्री परिषद शामिल होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद शामिल होते हैं। द मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट कैन बी आइदर फॉर लोकसभा और राज्यसभा। ये जो मिनिस्टर होता है वो यूनियन कैबिनेट के अंदर वो या तो लोकसभा का हो सकता है या फिर राज्यसभा का भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब विधानसभाएं होती हैं हर इंडिया के अंदर। जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर, जो इंडिया के अंदर स्टेट हैं उसके अंदर, हर स्टेट के अंदर क्या होती हैं, विधानसभाएं होती हैं। वही हमारी स्टेट का लॉ डिसाइड करती हैं। जो भी लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी स्टेट चलती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ही हमारी स्टेट वर्क करती है। Any Indian citizen who is 18 years of age and above can nominated
फ्रॉम द असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं हमारे इंडिया के सिटीज़न जो कि 18 ईयर्स के हों या फिर उससे ज़्यादा एज के हों। असेंबली इलेक्शन के लिए वो भी नॉमिनेट हो सकते हैं। ओके, द कैंडिडेट इलेक्टेड बाय द पीपल बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं हम MLA। ठीक है ना, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की MLA की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो कैंडिडेट इलेक्टेड होता है पीपल, वो क्या बन जाता है जब वो जीत जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और उसका कार्यकाल कब तक होता है? 5 ईयर्स तक होता है। तभी वो स्टेट के अंदर जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स जो भी काम होते हैं वो उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, MLA के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, द गवर्नर। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होता है और वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। हिज हर टेन्योर इज़ फॉर 5 ईयर। जो उसका कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले आता है द जुडिशरी, से पहले आता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेश। तो ये अभी बने हैं, 9 पहले हमारे पास 7 थे, अब 9 हुए हैं हमारे पास में। द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस एक छोटी सी बात है कि जो यूनियन टेरिटरीज का किसके अंदर आती हैं, उनका जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो किसके अंडर आती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से काम होने हैं, कौन कौन से वर्क नहीं होने हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, द जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स होता है हमारी न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारे संविधान में, इंडिया की जो संविधान में प्रोवाइड की गई है स्वतंत्र जुडिशरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे, प्रोवाइड की गई है हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यू दिल्ली के अंदर वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी मानी जाती है इंडिया के अंदर। जजमेंट गिवन इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। जो भी न्याय होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं या हाई कोर्ट में होते हैं। अब उनको चैलेंज किया जाए तो कहाँ किया जाए? सबसे बड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे कोई कैदी है, प्रिजनर है कोई, और उसको जजमेंट से खुशी नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो कहाँ अप्लाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। द जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ फाइनल इन एनी लीगल केस इन इंडिया। एंड में जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का वही फाइनल लीगल, जो भी लीगल केस होते हैं उसमें जो फाइनल हियरिंग होती है, उसमें फाइनल जो बातें होती हैं वो किस में हो जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो मानने होती हैं, उनको माननी ही पड़ती हैं। ओके, I hope you will understand all the topics. Stay safe, stay home. Thank you so much.